हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी क्लास अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। तो आप लोग का नया सत्र शुरू हो गया है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, सब कुछ नया नया। तो नए सिरे से एक जोश के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में मैं बताने जा रही हूँ दिगंत भाग 1। पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि आपका वीडियो जो मैंने शेड्यूल डाला हुआ है उसी के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। और मुख्यतः जनरली आपको 6 से 7 के बीच में आपके वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और मैं एक बार फिर से वही पुरानी बात दोहराऊंगी कि मैं टेलीग्राम चैनल पर भी हूँ, तो आपको आपके वीडियो टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त हो सकते हैं, वहाँ मैं लिंक डाल दूंगी। और मेरी बातें, ये जो मेरी मेहनत है और बच्चों तक पहुँचे, जहाँ बच्चे हिंदी में छूट रहे हैं या कुछ कमजोरियाँ हैं जिससे उनके रिजल्ट पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता हमें है। तो मेरे चैनल को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी करें, जिससे हमारी बातें और भी बच्चों तक पहुंचे। बिहार के जितने बच्चे हैं उन तक मेरी बातें पहुंचे, ये मेरी चाहत है कि हिंदी में उसका पक्ष कमजोर ना हो, क्योंकि हिंदी को एक पहचान बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास दिगंत भाग 1, क्लास 11th बिहार बोर्ड। आज गद्य खंड में पाठ 2। इससे पहले काव्य खंड के कुछ चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं। तो आज पाठ 2 कविता की परख, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक निबंध है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे लेखक परिचय, रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा परिचय जो कि आपके किताब में संकलित है, और फिर पाठ परिचय, फुल एक्सप्लेनेशन, यानी यह पाठ आपको क्या संदेश दे रहा है, इस पाठ के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है। तो चलिए पहले पाठ परिचय का थोड़ा सा रूप हम देख ले। यह एक निबंध है, ये बातें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। और मैंने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि हिंदी में 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, गद्य खंड, काव्य खंड। तो सर्वप्रथम आपको पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम और वह साहित्य की कौन सी विधा है, यानी कहानी है, नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, निबंध है, आत्मकथा है, क्या है, वो आपको मुंह पे याद होना चाहिए। और काव्य संग्रह में काव्य का नाम और उसके कवि का नाम, ये बेटा आपके मुंह पे याद होना चाहिए। ये आपका पहला होमवर्क है हिंदी का, ठीक है, इसको सीरियसली याद करिए। यह निबंध जो है इनका, उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 3 संग्रह से संकलित है, जिसे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में संपादित किया था। और यह निबंध सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हाई स्कूल के छात्रों के लिए संपादित पुस्तक हिंदी गद्य चंद्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। यह जो हिंदी गद्य चंद्रिका है वह वास्तव में हाई स्कूल के लिए ही चलाई गई एक, क्या कहते हैं, पुस्तक का रूप था, जिसमें समय समय पर उनसे रिलेटेड पाठ डाले जाते थे। और यह जो निबंध है हाई स्कूल के छात्रों के लिए ही विशेष रूप से बना गया था, ताकि वह समझ सके कि कविता की परख क्या होती है, कविता का निर्माण कैसे होता है, इन सब बातों को गहराई से बच्चे समझ सके। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेखक परिचय। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 ईस्वी आश्विन पूर्णिमा संवत 1941 में हुआ था और इनका निधन 2 फरवरी 1941 को काशी में हुआ था। यह जो परिचय है ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं, आपका MCQ के रूप में। ठीक है, इनका जन्म स्थान अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश है। इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल। इनकी शिक्षा
एंग्लो संस्कृत जुबली संस्कृत मिर्ज़ापुर में 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ, मिडिल लंदन मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर में 1901 में स्कूल की परीक्षा कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में नामांकन, किंतु पढ़ाई अधूरी रही। स्वाध्याय द्वारा प्रभुत्व विसर्जन। ठीक है, इनकी वृत्ति दी हुई है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इनका परिचय आप अच्छे से अपने अंदर स्मृत करिएगा। ठीक है, स्मरण में रखना है इसको। इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसे भी आपको ध्यान से देखना है, समझना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। इतिहास आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनका अवदान युग प्रवर्तक और अप्रतिम है। यानी इन्होंने अपने निबंध से, अपनी आलोचना से और हिंदी साहित्य के इतिहास का एक युग परिवर्तन किया। हिंदी भाषा और साहित्य की, विशेष रूप से हिंदी आलोचना और चिंतन की आधुनिक छवि और पहचान मूलतः उनके द्वारा ही प्राप्त है। स्वभावतः समय के साथ उनका महत्व और अधिक बढ़ता तथा निखरता जा रहा है। ठीक है, कविता के संदर्भ में उनकी कुछ संदर्भित बातें देख लीजिए। कविता वह साधना है जिसके द्वारा से सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होती है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है, जो मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त करती है। ठीक है, यह कविता क्या है के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है। अब चलिए, ये जो हमारा पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, उनकी विवेचना हम शॉर्टकट में देख लें और प्रसंग को समझें कि इस पाठ के माध्यम से वह क्या सिखा रहे हैं। कविता की परख, यानी कविता की परख जांच हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ समाहित विशेष बातें हैं, विशेषताएं हैं, जिससे कविता का सही रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता की परख क्या है, उसकी जानकारी हमको इस पाठ के माध्यम से प्राप्त होगी। इन्होंने कविता के बारे में लिखा है कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार होता है। जिस पद में इस प्रकार का प्रभाव डालने की शक्ति ना हो, उसे कविता नहीं कह सकते। यानी उन्होंने कविता की श्रेणी में कौन कौन सी बातें हो सकती है उसकी विशेषता बतलाई है, और क्या नहीं होने से वह कविता नहीं कहला सकती, इस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसी क्रम में वह कविता में समाहित मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कल्पना शक्ति, उपमा और भाव, हमारे जो आंतरिक भाव होते हैं, उसकी चर्चा गहन रूप से की है। ठीक है, तो यानी कल्पना के रूप में उनका विचार है कि हम जो कल्पना करते हैं, हमारे मन में जो विचार कल्पना के रूप में आते हैं, वह पूर्ण रूप से कविता के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए, और जैसी हम कल्पना करेंगे वैसी ही धारणा हमारे अंदर आती है। यानी जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करते हैं और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। और इस शक्ति के बिना अच्छी कविता नहीं हो सकती। यानी कल्पना करने को उन्होंने कविता का एक प्रमुख अंग बताया है कि हम कल्पना करेंगे, उस रूप को अपने मानस पटल पर लाएंगे और उसी के रूप को संदर्भित करते हुए जब हम कविता की पंक्तियां लिखेंगे तो वह आकर्षक भी बनेगी और हमारे भाव जो कविता के रूप में मुखरित होने वाले हैं उसका स्पष्ट वर्णन करेगी। ठीक है, इसी से जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार
वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। यहाँ पर एक बहुत विशेष बात हमारे शुक्ल जी ने हमारे सामने रखी है कविता के संदर्भ में कि कवि के मन में पाठक को जो बात आभास करानी है कविता की पंक्तियों के माध्यम से, तो वह भाव जो होगा उसी से संदर्भित बातें, पंक्तियाँ, शब्द, चाहे वह उसको जो हम पिरोएंगे कविता में, उस पंक्ति में वही भाव जागृत होना चाहिए। अगर वह सही रूप से जो भाव हमारे अंदर हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वह नहीं आ रहा है पंक्ति को पढ़कर, तो हमारी कविता अधूरी है। जैसे कि सौंदर्य का रूप प्रदर्शित करने के लिए हम चांद की उपमा देते हैं, किसी खूबसूरत फूल की उपमा देते हैं, या कुछ भी सौंदर्य बोध के रूप में जो प्रचलित चीज़ें हैं उसकी उपमा देते हैं, तो वह भाव सीधे तौर पे आता है। नहीं, दुख या करुणा की भाव बताने के लिए दुख से संबंधित विषय वस्तुओं को हम लाते हैं, तब दुख के भाव पढ़ने के क्रम में, कविता पढ़ने के क्रम में हमारे सामने आते हैं। ठीक है बेटा। उसी प्रकार उल्लास, आश्चर्य, जो भी भाव हमको कविता में बतानी होती है, तो उसी से संदर्भित रूप, बातें, विषय वस्तु हमें कविता की पंक्तियों में पिरोनी चाहिए, तभी सही रूप में वह कविता हमारे सामने उपस्थित हो सकती है और उसका जो लक्ष्य है कविता का पाठक तक पहुंचाने का, वह पूरा होता है। इसी बात की तरफ यहाँ पर लेखक ने इशारा किया है। तीसरी बात है कि अपने वर्णनों में, कविता के वर्णन में, अपने भाव के वर्णन में हम बहुत सारे उपमाओं का प्रयोग करते हैं। तो कविता में उपमा का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कविता का आभूषण ही अलंकार होता है, तो उसमें उपमा और रूपक उन्होंने उपमा की विशेष रूप से चर्चा की है, वह भी कविता का एक प्रमुख अंग है। ठीक है। और विशेष रूप से बात ये उन्होंने अपने इस निबंध में समझाई है कि ऐसा कि जिस वास्तविक लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस वस्तु का हम वर्णन कर रहे हैं, उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जाए। यानी कि जब कविता की पंक्तियां हम पढ़े तो जो भाव हम कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं, चाहे सुंदरता के रूप में, कोमलता के रूप में, किसी भी रूप में, तो वह कविता की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाए। अगर सही चुनाव हम शब्दों का नहीं करेंगे, विषय वस्तु का नहीं करेंगे, तो सही रूप में वह हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होगी, उसका उल्टा असर होगा। तो उपमा देने के लिए, किसी चीज़ के भाव को बताने के लिए जब हम किसी की उपमा देते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं पंक्ति में। इसके प्रति उन्होंने विशेष रूप से बात कही है। आगे इसी क्रम में इसी बात को उन्होंने और स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे कवि लोग आँख की उपमा देते हैं, तो आँख की उपमा का बहुत सारा स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है कविता के रूप में। कभी हम कमल नयन कहते हैं, नहीं, कभी हम हिरनी सी आँखों वाली कहते हैं। तो ऐसा जब कमल नयन कहते हैं हम, या हिरनी सी आँखें कहते हैं, तो उसका तात्पर्य है कि जिससे आँखों की मनोहरता, प्रफुल्लता और कोमलता दिखे। नहीं, उसी प्रकार जब हम आँखों की तुलना मीन या मछली से करते हैं, या खंजन नयन के रूप में कहते हैं, तो उसका भाव क्या होता है? उसकी स्वच्छता और चंचलता। नहीं, उसी प्रकार अगर कोई और उपमा हम किसी संदर्भ में दे रहे हैं, तो उसका सटीक शब्द हमें वहाँ प्रस्तुत करना होता है, नहीं तो उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ उदाहरण में लिखा है कि कोई बादल के उठे टुकड़े पर पूर्ण चंद्रमा का दृश्य दिखाई पड़ता है, तो वह बहुत रमणीय होता है। तो हमें अगर उसका वर्णन करना है, तो कोई रमणीय शब्द या रमणीय से जुड़ा हुआ रूप हमें दर्शाना होगा, ताकि उसकी रमणीयता को पाठक महसूस कर सके। इसके उल्टे अगर हम यह कह दें कि बादल के ऊपर चंद्रमा का जो दृश्य है मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, तो यह हमारे अंदर रमणीयता के भाव को नहीं भरती। नहीं, थोड़ा बहुत कौतूहल होगा इसको पढ़ने से, मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, लेकिन जो रमणीयता का भाव हम बताएंगे वह स्पष्ट नहीं होगा। नहीं,
तो यहाँ पर इसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए लेखक कह रहे हैं कि कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुंह से प्राय प्रकट कराया करते हैं और यह होना चाहिए। नहीं, अगर यह नहीं हुआ तो कविता की सटीक रचना नहीं हो सकती, उसका जो उसमें क्या कहते संदर्भित भाव है वह पाठक के सामने नहीं आ सकेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में वो एक दो उदाहरण लेते हुए स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी का जो प्रसंग लेते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और वह मूर्छित हो जाते हैं, तो विलाप में राम जी जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, जौ जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेऊ नहीं आहू। यानी कहने का मतलब है यानी कहने का मतलब है इस पंक्ति के माध्यम से राम जी के हृदय का पूर्ण भाव स्पष्ट हो रहा है। यानी वो क्या कहते हैं, वो आज्ञाकारी पिता के बालक थे और एक आदर्शवादी पुरुष के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपने भ्राता के प्रति उनका इतना असीम प्रेम था कि ये भाव उनके हृदय से निकल गए। अगर भाई से विलाप करने के लिए, उनसे दूर जाने के लिए अगर ये घटना हमारे सामने हुई है और ये मैं जानता तो मैं शायद पिता की बातों को नहीं मानता। यानी भातृ प्रेम में वह सब कुछ त्याग करने की भावना उनके अंतर्गत आती है। इस भाव को इस पंक्ति में बहुत ही सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। नहीं तो यह भाव कवि के अंदर का क्या होता है, गुण होता है। तो इसी भाव को बताते हुए वे अपने निबंध को समाप्त करते हैं। पात्र के मुख्य से भाव की व्यंजना कराने में कवि में बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। पहले तो उसे मनुष्य की समान प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का। नहीं, अगर इस दोनों में अंतर करना कवि को नहीं आएगा तो वह सही रूप से कविता के भाव को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। ये कविता की परख यानी कविता की जांच के कुछ प्रमुख बिंदु से इन्होंने अवगत कराया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए भी और पाठ की जानकारी के लिए भी। तो इससे संबंधित सारी बातें हमने आपको बताई, पूरी व्याख्या हमने आपके सामने रखी। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाय।